वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को लेकर के जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी, उसको लेकर के कुछ टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई, ये सारे क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली सीरीज़ जितने भी इतिहास के क्वेश्चंस हैं वो हम उसमें कवर करा दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के ये पसंदीदा क्वेश्चन है जो रेलवे बार बार पूछता है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं कमेंट करके वो भी बताइएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप जो है 5 सेकेंड्स के अंदर अपना आंसर जरूर कमेंट करें। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप अपने आंसर से उसका मिलान करिएगा। ठीक है, तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन किया गया था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंदर। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर ये आता है। और इसका जो पर्यवेक्षण का गठन किया था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। ठीक है, 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग उस वक्त थे, जो कि जिनके समय में ये जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पर्यवेक्षण का जो गठन है इन्होंने ही किया था। अगला जो प्रश्न वो देखिए, सबसे पहले पहिए किसके बने थे? पहिए जो है वो किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले पहिए किस चीज के बने हुए थे? रबड़, कांच, लकड़ी या फिर लोहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, आप सभी ने जो भी आंसर किया हो, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लकड़ी के बने होते थे। सर्वप्रथम जो पहिए बने थे वो लकड़ी के बने थे। और जो है आप सबको पता होगा कि जो पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए थे, इसी की वजह से। और ये कब की घटना है? नव पाषाण काल का ये एक आविष्कार है। तो नव पाषाण में याद रखिएगा, नव पाषाण। ठीक है, नव पाषाण पहिए का आविष्कार जो है वो सबसे पहले पहिया लकड़ी का बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो बीमारियों का उपचार किस वेद में दिया गया है? राइट आंसर जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जो है वशीकरण, इसके बाद जो जादू टोना है वो, और भूत प्रेत आदि के मंत्र, ठीक है, इन सभी चीज़ों की और कई तरह की जो औषधियां हैं उनके बारे में उसमें चर्चा की गई है। तो जादू, भूत प्रेत का जो भूत प्रेत का उपचार, उसके मंत्र, ठीक है, जादू टोना और जो वशीकरण है, उन सब को मिला करके ये कौन सा है? अथर्ववेद में इन सब की चर्चा की गई है। तो बीमारियों के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कई सारी बीमारियां, यानी औषधियों की बात की गई है, कई सारी औषधियों की बात की गई है किसमें? अथर्ववेद में। इसलिए जब बीमारियों का उपचार होगा वो औषधियों से होता है, तो औषधियाँ जो है वो अथर्ववेद में है, इसलिए बीमारियों के उपचार का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? देखिए, सबको पता है सत्यमेव जयते क्या है। सत्यमेव जयते, जहां पर बहुत ही आसानी से इसका आप आंसर कर सकते हैं। तो सत्यमेव जयते का अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ जो है वो क्या है। ठीक है, सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? चार ऑप्शंस हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन और प्रशासनिक प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो ईंट के बने भवन थे। आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो है सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ पर अधिकांशतः जो घर थे वो किसके बने होते थे, ईंट के बने होते थे। और कुछ भवन जो है वो कुछ भवनों में उस वक्त दीवार पर जो है प्लास्टर भी मौजूद थे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ईंट के बने भवन थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही हमेशा विजय होती है, जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था इसका अर्थ था। अब ये पूछा गया है कि किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्यत एक मंत्र है। सत्यमेव जयते जो है वो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भागवत गीता, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है मुंडकोपनिषद यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कई बार सवाल सीधा पूछ दिया जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ आपको हमने बताया कि सत्य की ही विजय होती है। और ये भारत के राज चिन्ह पर ये अंकित है, ये चीज भी याद रखना है, भारत के राज चिन्ह पर जो है ये अंकित है, जिसमें आपको पता है कि वो जो शेर दिखता है आपको सिक्के पर आपने देखा होगा, जो शेर दिख रहा है वो राज चिन्ह है। और भारत का जो राज चिन्ह है ये मौर्य सम्राट अशोक महान ने सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया था। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको बार बार पूछे जाएंगे और देखने को मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान और जय हिंद। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये सॉरी वंदे सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है भारत का। और इसी जो इसके प्रश्न के बारे में हमने आपको पहले बता दिया कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। और ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है, रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली, अंबाला शहर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबाला के निकट है। ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, अंबाला के निकट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, धर्म का विपरीत क्या है, धर्म का विपरीत क्या है, अधर्म, कर्म, मोक्ष या फिर माया। तो बहुत ही आसान है, धर्म का विपरीत होता है अधर्म, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। बौधायन, मानव, आप स्तंभ और कात्यायन ये कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, प्राचीन भारतीय सूफी संत, प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। तो बौधायन, मानव, आप स्तंभ और कात्यायन। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं ये सभी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जैन धर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा पूछा गया है, तो इसके लिए जो त्रिरत्न है वो आपको याद होना चाहिए। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये तीन रत्न है इसके, सम्यक दर्शक, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सबके आगे क्या लगा हुआ है, सम्यक। ठीक है, ये तीन जो रत्न हैं ये किसके हैं, जैन धर्म के ये तीन रत्न हैं। और ये किससे संबंधित है, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से। और ये तीनों रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए पंचतंत्र दंत कथाएं, ऑप्शन यहाँ पर चार है, मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन, तेनाली रामन। अब तक आपने कई बार सुना होगा पंचतंत्र, अब यहाँ पर पंचतंत्र दंत कथाएं लिख दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वही है पंचतंत्र जिसको विष्णु शर्मा जी ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किस भाषा में है? मूलतः जो है ये संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। किसमें? संस्कृत में। आपको याद रखना है कि ये किस में है? संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अच्छा किस तरह से कई ऐसी पुस्तक है भारत में जिसको विष्णु शर्मा ने, कई ऐसी पुस्तक हैं जिसको लिखा है, तो आपको उसको याद रखना होगा। विष्णु शर्मा की कई बुक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ जिसको तवांग मठ कहेंगे, इस मठ को पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ, जो कि तवांग एक शहर है अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं पर ये मठ है, ठीक है। या आपको याद ये रखना है कि ये मठ जो है ये किसके लिए? एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ये आपको याद रखना है। दुनिया का दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा, और जब एशिया का सबसे बड़ा हो गया तो भारत का सबसे बड़ा होगा ही होगा, तो एशिया का भी सबसे बड़ा आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ा मठ है। और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा सबसे बड़ा भारत का जो है ये दुनिया का है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है तवांग मठ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, यहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहां दिया था, उस स्मारक का नाम आपसे पूछा गया है, और उसी स्मारक को सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, उस स्मारक को क्या कहते हैं? सीट ऑफ द होली बुद्ध। और इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वो स्मारक जो है वो कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर है, धमेख स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी, और द्रोदुल चोरतेन गंगटोक। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, धमेख स्तूप सारनाथ, ठीक है। कहाँ दिया था अपना पहला उपदेश? सारनाथ, तो इसी से ये आंसर क्लियर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में अवध को हम लोग किस नाम से जानते थे? और यहाँ पर ऑप्शन है काशी, कोसल, कौशाम्बी और कपिल वस्तु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग कौशल के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अच्छा अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक भाग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अवध जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक भाग का नाम है, जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था, ये हमने देखा इस क्वेश्चन में। अभी देखिए, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक यहाँ पर ऑप्शन है चाणक्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और फिर समुद्रगुप्त। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिंदुसार सम्राट अशोक का जो है वो पिता का नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे सम्राट अशोक, यानी इसकी बात करें तो इसके पोते थे, पौत्र थे, और बिंदुसार के बेटे थे, ठीक है। तो पिता का नाम क्या हो गया? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम पूछा गया है यहाँ पर, और जो ऑप्शंस दिए गए हैं, देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त और ब्रिजेश्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चाणक्य का दूसरा नाम जो है यहाँ पर जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या हो गया? विष्णुगुप्त। आपको मालूम होना चाहिए कि चाणक्य की कई सारी पुस्तक हैं जिसको आपको याद रखना होगा। अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं ये, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, और जिसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, यानी इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो आप इसका दूसरा नाम ये भी याद रखिएगा। और एक नाम तो आपको पता ही है, ये विष्णुगुप्त जो हमने अभी आपको बताया। तो ये तीन नाम आप इनका याद रखिएगा, चाणक्य या फिर कौटिल्य
या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रपीड़, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा गया है कि कौन था। यहाँ पर चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ और शतधन्वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति ने की थी, जो कि पुष्यमित्र शुंग कहलाता था। ठीक है, उसी ने की थी। अंतिम मौर्य शासक कौन हुआ? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 4 आपको। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर जो है वो कालिदास के होंगे, जिसमें लास्ट में त्रम लगा होगा, म लगा होगा, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इस तरह से लगा हो। तो ये सब संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है इनकी। मालविकाग्निमित्रम जो है वो ऑप्शन नंबर डी, कालिदास आपको याद रखना है। ठीक है, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये एक प्रकार का नाटक था, इसको लिखा है जिसने, जो इन्होंने। तो ये एक नाटक थी, नाटकीय बुक थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या फिर यूनानी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको बताना है कि चरक संहिता जो है वो चिकित्सा की किस शाखा यानी ब्रांच से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चरक जो है वो किसके राजवैद्य थे? सवाल ये भी पूछा जाता है। चरक संहिता किस पर बेस्ड है? चरक पर। और चरक जो है वो किसके राजवैद्य थे? तो ये राजवैद्य थे कनिष्क के समय। कनिष्क के समय ये राजवैद्य थे। अक्सर सवाल पूछा जाता है तो राजवैद्य याद रखिएगा। राजवैद्य चरक जो है वो कनिष्क के समय में थे, और ये आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? और गुफाएं आपके सामने, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी गुफाएं, खंडगिरी गुफाएं। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी खुदाई का राजा खारवेल द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंडगिरी गुफाएं। ठीक है, खंडगिरी गुफाएं जो है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा खारवेल के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा ये याद रखना है आपको कि ये कहाँ पर है। तो ये उड़ीसा के अंदर जो है, ठीक है, उड़ीसा से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 मील के आसपास की दूरी है खंडगिरी की। ठीक है, तो वहीं पर ये जो है इसके निर्माण, इसकी जो है खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आंसर यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त दो, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच। तो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे, इनका नाम था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि गुप्त, इस वंश की जो स्थापना है वो किसने की? श्रीगुप्त की, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। लेकिन आपको इस कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो पहला शक्तिशाली यानी सबसे शक्तिशाली जो शासक था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ह्यून सैंग, ठीक है, फाहियान, जिसको हुएन सैंग बोलते हैं, ये हुएन सैंग लिखा हुआ है, ट है वो साइलेंट होता है, इसका नाम इस तरह से है तो वो साइलेंट है। तो आंसर इसमें आपको बताना है ली कुसियू, आई चिंग।
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये अक्सर सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फाहियान। चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आया था। और आपसे पूछा जाए कि ये किसके शासनकाल में आया था, तो इसका आंसर क्या होगा? चीनी यात्री फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, गुप्त काल में आया था, इसलिए आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के जो लेखक हैं, इनका नाम आपसे पूछा गया है। तो इस सभी के लेखक कौन होंगे? बराह मिहिर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बराह मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश या फिर हर्षचरित? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अमरकोश। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमरकोश जो है वो संस्कृत के सभी कोशों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध शब्दकोश यानी डिक्शनरी है संस्कृत की। तो इसीलिए राइट आंसर होगा अमरकोश। ज्यामिति का जनक पूछा गया है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूक्लिड, यानी ऑप्शन नंबर ए। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ज्यामिति शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ही आपको मालूम होना चाहिए। ज्योमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जमीन को नापना। ठीक है, जमीन नापना यानी भूमि को मापना, नापना। तो ये जमीन नापना जिसका अर्थ होता है ज्यामिति का अर्थ। और इसीलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको जो है ये इसका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था? मिस्र से हुआ था। और इसके जनक कौन थे? यूक्लिड। ठीक है, याद रखिएगा, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजतरंगिणी के द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? आपके चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार या फिर ओडिशा। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? अब आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आंसर होगा कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? सवाल पूछेगा कि राजतरंगिणी, क्योंकि राजतरंगिणी बहुत ही फेमस बुक है। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है। ठीक है, कल्हन, ये आपको याद रखना है। कल्हन के समय जो है राजतरंगिणी के लेखक कल्हन ने कश्मीर के शासक जय सिंह की चर्चा की थी। उसी के शासनकाल के दौरान जो है कश्मीर का शासक जय सिंह था वहाँ पर। कल्हन जब इतिहास उसने लिखा था कश्मीर का, तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हन हुए। इनने किस चीज़ के बारे में लिखा है? कश्मीर के बारे में लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिक योगिनी, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान किसे माना जाता है? तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ओडिशा राज्य को इसका माना जाता है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप के द्वारा जो है वो शासन या नियंत्रण कब किया गया था? ऑप्शन है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास या फिर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे, और इसीलिए आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पहला क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे?
साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? तो आंसर क्या होगा इसका? चार ऑप्शन है, चालुक्य, चोल, परमार या फिर पाल। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमार वंश। ठीक है, किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश से जुड़े हुए थे राजा भोज। और परमार वंश के ये कैवें शासक थे? अगर क्रम पूछ दे राजा भोज तो ये थे नौवें शासक। ठीक है, नौवें शासक थे किस वंश के? परमार वंश के राजा भोज। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? सातवाहन, पाल, पांड्य, पल्लव। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो बी है, पाल, पाल वंश, ये इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, सातवाहन नहीं होगा, पांड्य नहीं होगा, पल्लव नहीं होगा। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? ये सब दक्षिण भारत में है, पाल वंश जो है वो दक्षिण भारत में नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाल वंश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये उत्तर भारत का राजवंश है। पाल वंश जो है ये कहाँ का है? उत्तर भारत का राजवंश है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, मणिपुर, असम और फिर केरल। तो राइट आंसर आपने क्या आंसर किया? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यानी असम। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम में मौजूद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? और राइट आंसर इसमें हो जाएगा करिकाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम। और इसी को जो है राजराज या राजराज प्रथम हम लोग कहते हैं। ये जो है आपको याद रखना है कि राजवंश के चोल राजवंश के सिंहासन पर ये आदमी 985 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, 985 ईस्वी में ये बैठा था और ये चोल राजा था। इसका नाम था राजराज। मालदीव के द्वीप पर दरियाई विजय इसने प्राप्त की थी। अगला है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी जो है वो कौन सी थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें चार ऑप्शंस दिया गया आपके सामने, जाफना, पोलोनरुआ, अनुराधापुरा और कैंडी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुराधापुरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर डैश में स्थित है? प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। आपको मालूम होना चाहिए बृहदेश्वर मंदिर जो है विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिर में से एक है। प्रमुख ग्रेनाइट मंदिर में से एक मंदिर है जो ये बृहदेश्वर मंदिर है, जिसको आपको याद रखना है। और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था? राजराज प्रथम के जो है, राजराज प्रथम के काल में हुआ था। राजराज प्रथम के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर जो है कि द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना है। आपको याद रखना है, द्रविड़ शैली, किस शैली का? द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल या नमूना आप कह दें तो ये है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था, उसके शासनकाल में बनाया गया था प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया है? गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजा ने करवाया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम की जब मृत्यु हो गई थी तो उसका जो
पुत्र था वो राजेंद्र चोल था, ठीक है। राजेंद्र प्रथम जिसको हम लोग बोलें या राजेंद्र चोल प्रथम बोलें, क्योंकि चोल इसलिए है क्योंकि ये सब चोल राजा हैं, तो आप राजेंद्र प्रथम भी बोल सकते हैं, कहीं पर राजेंद्र लिखा हो या राजेंद्र प्रथम लिखा हो या राजेंद्र चोल प्रथम लिखा हो तो आप समझिए कि वो वही है। तो इनके पिता का नाम क्या था? राजराज, ठीक है। आपको याद रखना है इनके पिता का नाम था राजराज प्रथम, और उनकी मृत्यु के बाद राजेंद्र प्रथम ने जो है वो सम्राट बना था, और उसी ने जो है यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अब यहाँ पर देखिए सवाल, राजेंद्र चोल तृतीय, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। ये राजेंद्र चोल तृतीय जो है वो चोल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तमिलनाडु और केरल पर इन्होंने चेर वंश ने जो है वो पहले चेर वंश ने किन राज्यों पर, यहाँ पर होगा पहले चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था, तो तमिलनाडु और केरल पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके संकलनकर्ता का नाम पूछा गया है, तो इसके संकलनकर्ता का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तिरुवल्लुवर, यानी ऑप्शन नंबर बी तिरुवल्लुवर। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस भाषा की पुस्तक है। ये जो है तिरुकुरुल जो है नामक एक ग्रंथ जो है किस भाषा में है? तमिल भाषा में है, ठीक है, तमिल भाषा में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? अच्छा देखिए, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो अभी हमने बताया कि तिरुकुरल जो है ये तमिल भाषा की है, तो ये संस्कृत बेस्ड नहीं है। मेघदूत कालिदास की है, ये संस्कृत पर है। क्योंकि एक ऑप्शन आपको मिल गया तो बाकी जो है वो नहीं होगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तिरुकुरल, जो कि तमिल भाषा की ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? और ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है महेंद्र वर्मन प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। इसके बाद है, भीमबेटका की गुफाएं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी हैं? राइट आंसर हो जाएगा 30,000 साल पुरानी है। 30,000 वर्ष पुरानी है ये भीमबेटका की गुफाएं। आपको याद होना चाहिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके अनुसार भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। आपको सबको मालूम है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और ये जो है सबसे लगभग 700 प्राचीन गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई थी भीमबेटका से, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि यहाँ लगभग जो है 400 गुफाओं में चित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, और लगभग 30,000 ईस्वी पूर्व, यानी 30,000 साल पुरानी है। ईस्वी पूर्व में चली जाएगी ये तो, इसलिए आपको याद रखना कि कितनी पुरानी है जब भी पूछा गया तो ये 30,000 साल जो है वो पीछे तक चला जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये लगभग आप देखेंगे तो भोपाल से जो है वो लगभग 45 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर दूर स्थित है। और यूनेस्को ने भीमबेटका को जो है के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका को के शैल चित्रों को, जो से चट्टान के जो चित्र प्राप्त हुए थे उसको जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? विख्यात सांची स्तूप जो है वो किसने बनवाया है? तो आंसर यहाँ पर देखिए, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप। अब आपको याद रखना है कि सांची स्तूप जो है वो
सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है सांची स्तूप कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर मध्य प्रदेश में कई बार पूछ दे कि कहाँ पर है, तो रायसेन जिले में है। रायसेन जिले के अंदर मध्य प्रदेश में है। ये रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर ये विख्यात सांची स्तूप है जिसको अशोक ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संरचना धमेख स्तूप कहाँ पर स्थित है? बौद्ध संरचना धमेख स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमने शुरुआत में भी ऐसे क्वेश्चन देखे थे। सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? और ऑप्शंस दिए गए हैं मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या फिर चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, देखिए ये पवित्र जो है, ये दांत का जो मंदिर है, ये एक पवित्र दंत अवशेष से बना ये मंदिर अवशेष यहाँ पर रखा गया है। तो किन का अवशेष रखा गया है? ठीक है, बुद्ध का, जो कहेंगे महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए हैं इस मंदिर में। किसके दांत? महात्मा बुद्ध जी के दांत जो है वो इस मंदिर के अंदर रखे गए हैं। तो इसीलिए इस मंदिर का नाम हो गया है दांत का मंदिर। तीर्थ स्थान जो है ये एक तीर्थ स्थान है किसका? बौद्धों का। यानी अगर पूछा जाए दांत का मंदिर किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है, यानी बौद्ध मंदिर है। ये कहाँ पर है हमने आपको बताया, इसको टेम्पल ऑफ टूथ भी कहते हैं। टेम्पल ऑफ टूथ। ठीक है, टेम्पल ऑफ टूथ जो है यानी दांत का मंदिर, तो ये यहाँ पर स्थित है। कहाँ? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग अच्छा देखिए, श्रीलंका में भी कहाँ पर स्थित है, कई बार ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो श्रीलंका में एक जगह है कैंडी। ठीक है, श्रीलंका में एक जगह है कैंडी, यहाँ पर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह डैश में स्थित है। कहानी काफी लंबी लिख दी गई यहाँ पर, लेकिन सवाल बहुत आसान है। आपसे पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अब बीच में इतनी सारी कहानी लिखी हुई है, उनको छोड़ दीजिए। अजंता की गुफाएं पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, अमरावती महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अब सबको पता है कि महाराष्ट्र में तो है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पर है, इसीलिए हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता दिए कि किस राज्य में है, किस जिले में है, वो जरूरी था बताना, इसलिए हमने आपको वो बता दिया। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन जिला कौन सा है? औरंगाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए और आपकी तैयारी किस लेवल पर है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो ये चैप्टर वाइज नहीं, जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि हम लोग अभी इतिहास का देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग भूगोल देख लेंगे, फिर इसी बीच में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग देख लेंगे। तो इसको जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आपका प्यार मिलना चाहिए, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।